निकल पड़ी है दोस्तों की पलटन, करने को ढेर सारा फन। उपन्यास के इस भाग में जानेंगे आखिर किसका है ये बर्थडे सेलिब्रेशन। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। कांग्रेचुलेशंस मैनेजर साहब। सुनकर लगा है प्रभात को जोर का झटका, मगर किसने लगाया है? और पाखी ने दिया है सूरज को वचन। लड़कियां पहन रही हैं एक ही रंग के कपड़े, मगर कौन सा है वो रंग? ये सब जानना चाहते हैं ना, तो जाकर सुनिए पिछला भाग। और जिसको सवालों के जवाब मालूम है वो सुनिए इस भाग को मेरी यानी कोमल अग्रवाल की आवाज में, भाग 101। जानते हैं आज क्या है? रोजी ने उमंग में भरकर कहा। संडे, नीलम झट से बोली। नहीं, रोजी ने कहा। तो फिर क्या है? सूरज ने पूछा। बर्थडे है। किसका? रोजी के बर्थडे की बात कहते ही सब ने एक साथ पूछा। लिली का। उसने बताया तो सबको बड़ा अफसोस हुआ। यार, हम तो ऐसे ही चले आए, पहले पता होता तो कुछ प्रिपेयर करके आते। वैशाली बोली। अभी कोई और कुछ कहता इससे पहले लिली और फ्रांसिस आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ जो था उसे देखकर सब खुश हो गए, सिवाय रोजी के। उसका चेहरा भावहीन ही बना रहा। प्रभात जो आया था उन लोगों के साथ, अभी भी रोजी उससे नाराज थी। हेलो, मिस लिली ने आते ही कहा। हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल लेडी। सूरज ने उसे बधाई दी। लिली ने बढ़कर सूरज को हक किया तो पाखी और वैशाली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। वैशाली ने पाखी की हथेली पर पिंच किया तो पाखी ने उसका हाथ मोड़ दिया। तीनों लड़कियों ने बारी बारी से लिली को विश किया, पर उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था। कम से कम केक ही ले आते, एक बार बताते तो। पाखी बोल पड़ी। तो कोई बात नहीं, हम केक के पास चलते हैं। क्यों? सूरज ने कहा तो सब हंस पड़े। पाखी की इच्छा जान सूरज सभी को लेकर पास की एक फूड हट में आया। अब वे सभी एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। फ्रांसिस लिली के लिए केक लेकर आया और उसने बीच में रख दिया। वह कैंडल्स भी ले आया था और अब लिली सबके साथ अपना बर्थडे मना रही थी। प्रभात लिली के लिए अपनी माताजी के हाथ का कढ़ा पुलोवर लेकर आया था, जिसमें दाईं तरफ लिली का फूल काढ़ा गया था। फ्रांसिस उसके लिए परफ्यूम लेकर आया था। रोजी ने उसके लिए कार्डिगन खरीदा था। तुम सबको पता था, मुझे छोड़कर, सूरज नाराजगी से बोला। हमने सोचा हम आपको सरप्राइज देंगे सूरज सर, रोजी बोली। एंड सूरज सर, दिस इज द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे आई हैव एवर हैड। और क्या, हम सबका साथ ही इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए काफी है, पाखी ने समर्थन किया। लेकिन आपका प्रेजेंट आप पर हम पर उधार रहा मिस लिली। मैं वसूल कर लूंगी, लिली ने प्रतिक्रिया दी। प्रभात ने तब तक सबके लिए वहाँ का स्पेशल चीज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिया था। द ट्रीट इज ऑन मी, सूरज ने कहा तो लिली नहीं मानी। नो सर, आपके बर्थडे पर हम बड़ी सी ट्रीट लेंगे, वो बोली। जीजू का बर्थडे कब है? नीलम ने एक्साइटेड होकर पूछा। उसकी मधुर आवाज सुनकर फ्रांसिस फिर खो गया और उसे देखने लगा। प्रभात ने उसके पैर पर अपना पैर दे मारा तो उसे होश आया। अभी बहुत महीने हैं, पाखी ने उदास होकर कहा। उससे पहले तो 3 मौसम निकल जाएंगे। और वो चौथा लकी मौसम कौन सा है डार्लिंग? वैशाली ने पूछा। अपनी प्रीत की शादी के पहले दिन वाला यार, पाखी ने खुश होकर कहा। मतलब जब आपने जीजू को ढक्कन फेंक कर मारा था उस दिन?
नीलम ने आंखें बड़ी कर पूछा। जी साली जी, उसी दिन देवी जी ने हमें दर्शन दिए थे तो हमने सोचा कि भगवान ने क्या बेहतरीन तोहफा भेजा है धरती पर, तो फटाफट बिना एक पल की देर किए हम इनके पीछे पड़ गए और तोहफा लपक ही लिया। सूरज ने राज खोला। आप तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, फ्रांसिस ने कहा। हमको भी कुछ सिखाइए। तुम्हें एक टिप देता हूँ फ्रैंकी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगाना आज से ही बंद कर दो, सूरज ने उसे एडवाइस दी। प्रभात के अलावा किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आई, पर सब मुस्कुरा उठे। और आप मैनेजर बाबू, आप चुप क्यों हैं? सूरज ने प्रभात से उसी के अंदाज में बात की। क्या सूरज बाबू? प्रभात हिचकते हुए बोला। हमारा फ्रेंड को मैनेजरी को जम नहीं रहा है। फ्रांसिस ने भेद खोला। क्यों? सूरज ने पूछा। सब युवतियां खाते हुए उनकी बातें सुन रही थी। इसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगा है ना, इसलिए, फ्रांसिस ने जवाब दिया। प्रभात ने फ्रांसिस को कोहनी मारकर चुप रहने के लिए कहा, मगर एक बार फ्रांसिस का मुंह जो खुल जाता था ना तो जल्दी से बंद नहीं होता था। प्रभात ने उसके मुंह में केक ठूंस दिया। रोजी सब समझ रही थी। बाकी ने यह देखकर कहा, प्रभात भैया, मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी तो हमें पार्टी देना मत भूलिएगा। सबको उसके अगले मैनेजर होने की बात पता चल गई। कब कर रही हैं सर ऑफिशियल अनाउंसमेंट? रोजी ने पूछा। नॉट डिसाइडेड येट, सूरज बोला। हमारे जाने से पहले कीजिएगा जीजू, नीलम और वैशाली ने एक साथ कहा। तुम दोनों की शादी से पहले कर दूंगा, डोंट वरी। नीलम की शादी की बात सुनकर तो फ्रांसिस के गले में केक ही अटक गया। उसने मुंह खोलकर सूरज और नीलम को देखा, फिर खांसने लगा। मंजीत सर से हो रही है ना आपकी शादी? मिस लिली ने पूछा। नीलम ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। अभी हो नहीं रही, करवानी पड़ेगी, वैशाली ने कमेंट किया। हिज टू कूल, रोजी ने मंजीत की तारीफ की, जिसे सुन प्रभात का दिल बैठ गया। ये मुझसे कब डिप्रेस होगी? वह बड़बड़ाया। वो डिप्रेस नहीं, इम्प्रेस होता है माय डियर ब्रदर, फ्रांसिस बोला। मिस लिली, मे आई आस्क यू समथिंग? सूरज ने पूछा। ऑफ कोर्स सर, लिली ने कहा। वैसे तो ये बड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप कितने साल की हो गई हैं? सूरज ने पूछा। लिली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बाकी ने सूरज को टोका। ऐसे पूछते हैं क्या लड़कियों की उम्र? अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर ये 18 की हो गई हो तो इनके लिए कोई हीरो खोजा जाए। उसकी बात सुनकर लिली के साथ सब हंसने लगे। सो आई एम 24, लिली ने सहज होकर कहा। फ्रैंकी, तुम कितने साल से इस धरती पर बोझ बने हुए हो? सूरज ने फिर पूछा। अब की फ्रांसिस फंस गया था, क्योंकि वह अपनी उम्र किसी को बताना नहीं चाहता था। प्रभात ने बदला लेने की ठानी। ये 30 का हो गया है सूरज बाबू, तब तक जल्दी से शादी बना डालो, नहीं तो हमारे बच्चे तुम्हें दादाजी कहेंगे। सूरज ने बाकी की तरफ इशारेबाजी की। सही बात, वैशाली ने समर्थन किया। इनको लड़कियों को देखने से फुर्सत मिलेगी तो शादी बनाएंगे ना। नीलम ने इस बार अपना मुंह खोला। उसे अच्छे से पता था कि फ्रांसिस उस पर लट्टू है, मगर वह अनजान बनी रहती थी। अपनी पोल खुलता देख फ्रांसिस की जान तो मुश्किल में आ गई थी। नहीं नहीं, हम तो अपना काम करता है, किसके पास इतना टाइम है कि लड़की लोग को देखे। लिली और रोजी आपस में ही कुछ कानाफूसी कर रही थी। हमें भी बताइए, नीलम ने कहा। वो लिली बोल रही थी कि फ्रांसिस तो कुंवारा ही रहने वाला है, रोजी ने कहा। ठीक ही तो कहा, अगर लाइफ में सीरियस नहीं हुए तो यही होगा, सूरज बोला। सीरियस होकर यहाँ कौन सी शादी हो जाती है सूरज बाबू? प्रभात धीरे से उसके कान में बोला।
तो सूरज रोजी की तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरा नाम सूरज है, सूरज। जस्ट वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी कहते हुए वह फ्रांसिस को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया और जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी चलो सब। लिली बिल देकर सबके साथ बाहर आई और उसने सबको बारी बारी से गले लगाकर थैंक्स कहा। जीजू तो गए काम से, वैशाली ने पाखी के कान में कहा। लिली सूरज को एक बार फिर से हक जो कर रही थी। ये इनका कल्चर है यार, तू भी ना। पाखी ने उसे झिड़का। फ्रांसिस ने अपनी बाइक स्टार्ट की तो सूरज ने लिली का हाथ पकड़कर उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया। लिली उसका इशारा समझकर बैठ गई। इन्हें जरा अपनी स्पीड ड्राइविंग का कमाल दिखाओ फ्रैंकी, सूरज बोला। रोजी लिली को बाय करने लगी तो लिली मुस्कुराई। फिर उसने फ्रांसिस के कंधे पर हाथ रख दिया। इनकी तो सेटिंग हो गई सूरज बाबू, मेरा भी कुछ प्रबंध कीजिए। प्रभात धीरे से फुसफुसाया। वो भी कर दिया छोटे मियाँ, वो देखो उधर। सूरज ने उसका सिर घुमाया। प्रभात ने देखा रोजी अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर स्कूटी थी कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह बार बार किक पर किक मारे जा रही थी। इस बार तो उसने गुस्से में स्कूटी को एक लात मारी और स्कूटी गिर पड़ी। जाओ बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह एंट्री मारना, सूरज बोला। प्रभात ने उसे गले लगाया। थैंक यू सूरज बाबू। वह झटपट रोजी के पास गया। सूरज अपनी गाड़ी में बाकी सबके साथ आकर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट की। क्या हुआ, आपने स्कूटी क्यों गिरा दी? प्रभात ने अनजान बनते हुए रोजी से पूछा। रोजी ने फिर एक और लात गाड़ी को दे मारी। ये स्टार्ट ही नहीं हो रही। मेरा गुस्सा इस बेचारी पर मत उतारिए, प्रभात धीरे से बोला और गिरी हुई स्कूटी को उठाकर ठीक से खड़ा कर एक किक मारी। मगर सूरज ने जो कमाल फ्रांसिस से करवाया था वो रंग दिखा रहा था। लगता है ठंड की वजह से जाम हो गई है, प्रभात बताया। यहाँ पास में एक गराज है। प्रभात ने अपना माथा ही पीट लिया। और कोई जगह नहीं मिली थी सूरज बाबू को गाड़ी खराब करने के लिए? तुमने कुछ कहा प्रभात? रोजी ने पूछा। चलिए इसे वहीं गराज में ले चलते हैं। उसने गाड़ी खींची और उसे घसीटते हुए रोजी के बताए रास्ते पर चलने लगा। 4-5 दुकान पार करने के बाद गराज मिल गई। वह गाड़ी खड़ी करके मैकेनिक के पास गया, पर वह होश में नहीं था। उसने बहुत सारी चढ़ा रखी थी। उसका ऐसा हाल देखकर रोजी भी डर गई। गाड़ी खराब है, सुधार दोगे क्या? प्रभात ने पूछा तो वह नशे में बड़बड़ाने लगा। अपना बाप का नौकर समझा है क्या बे? बाप की बात सुन प्रभात को गुस्सा आया। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, तू अपने बाप की खैर मनावे। मैकेनिक अपना कॉलर छुड़वाते हुए हिनहिनाने लगा। मेरा बाप तो साला मर गया। रोजी उसके यह हालत देखकर प्रभात के पास आई और बोली, चलो यहाँ गाड़ी नहीं बनेगी। बनेगा कैसे नहीं, छोकरी का गाड़ी तो मक्खन सिंह जरूर बनाएगा। कहते हुए वह रोजी के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसके मुंह से शराब के तेज गुटके आ रहे थे। यह देख रोजी बुरी तरह डर गई। प्रभात ने उसे एक हाथ से उसकी बाह पकड़कर पीछे हटाया और मक्खन सिंह को धकेला। मक्खन सिंह ने धक्का लगने पर उसे एक गंदी सी गाली दी। प्रभात का खून खौल उठा और उसने एक घूसा उसे दे मारा। फिर क्या था, मक्खन सिंह वहीं कुर्सी से टकराकर ढेर हो गया और नशे में और गालियां देने लगा। साला तुझको हम देख लेगा। मक्खन सिंह का बाप मर गया, साला बाप मर गया। वह जोर जोर से हंसने लगा।
इसने खूब चढ़ा रखी है। प्रभात ने रोजी से कहा। यह देख गराज में काम करने वाला एक लड़का दौड़ा आया और उसे लेकर भीतर कमरे में चला गया। कुछ एक मिनट में वह बाहर आया। साहब, आप गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए, कल ले जाइएगा या फिर अपना पता नोट करवा दीजिए, मैं पहुँचा जाऊँगा। प्रभात ने रोजी को देखा। होटल का एड्रेस दे दो, उसने कहा। प्रभात ने लड़के को होटल गैलेक्सी का कार्ड दिया तो वह सलाम करने लगा। ये लो, तुम्हारे मालिक की दवा दारू करा लेना। प्रभात ने उसे कुछ रुपए दिए। आप क्या करें? रोजी ने इधर उधर चिंता से कहा। बारिश शुरू हो गई थी और आसमान गरजने लगा था। बिजली की कड़क हुई तो वह और घबरा गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। कोई ऑटो या टैक्सी वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बूढ़ा दुकानदार उन्हें देखकर उनके पास आया। यहाँ टैक्सी ऑटो कुछ नहीं मिलेगा, कैसे जाओगे? बाइक है बाबा, प्रभात ने कहा और रोजी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगा। जल्दी जाओ बेटा, ये बारिश तो अभी और तेज होगी, सुबह तक नहीं रुकने वाली, हम तो सालों से देख रहे हैं। सुनो प्रभात, बाइक यहाँ ले आओगे? रोजी ने उन अनुभवी बुजुर्ग की डराने वाली बात सुनकर प्रभात से कहा। आप यहीं रुकिएगा बाबा, इनके साथ, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए प्रभात बाइक लेने के लिए चला गया। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है बेटी? बुजुर्ग ने उसके जाते ही पूछा। नहीं, वो पता नहीं, रोजी ने कश्मकश की स्थिति में जवाब दिया। अच्छा, तो बॉयफ्रेंड है, समझ गया। कहते हुए बुजुर्ग ने आंखें चमकाई। रोजी को तो तेज गुस्सा आया, पर अगले ही पल प्रभात का पहाड़ी वाला वह चेहरा याद करते हुए वह अपनी नाराजगी भूल गई। कितनी सच्चाई से कहा था ना प्रभात ने रानी से कि वह उसे नहीं किसी और को चाहता है। शायद वो मैं ही हूँ, उसने मन ही मन सोचा। पों पों का शब्द हुआ तो उसका ध्यान टूटा। प्रभात हॉर्न बजा रहा था। वह मुस्कुराई और उसने बुजुर्ग को गुड नाइट कहा। फिर वह प्रभात की बाइक पर पीछे आ बैठी। थैंक यू सूरज बाबू और थैंक यू भगवान जी इस बारिश के लिए, प्रभात ने मन ही मन कहा और बाइक स्टार्ट की। तो दोस्तों, प्रभात ने तो सूरज और भगवान जी को थैंक यू बोल दिया है। अब हम आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के प्यार, प्रोत्साहन एवं सहयोग के कारण ही हमारा यह उपन्यास अपने 101 भाग पूरे कर पाया है। आप सभी ने इस उपन्यास को प्रेम पूर्वक सुना, लाइक किया, अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ शेयर किया और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रोत्साहित किया। इन सब के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यह यात्रा इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी, तो सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। अब बारी है उस प्रश्न के उत्तर की जो पिछले भाग में पूछा गया था। तो इस बार सही उत्तर देने वाले व्यक्ति का नाम है ओम वीर नावरिया। जी हाँ, इस बार मैंने ही सही उत्तर दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।